हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर के आया हूं सीयूईटी के हिस्ट्री का मोस्ट वीवियर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होने वाली है, जिसका सेकेंड लेक्चर देखते हैं। आइए, सेकेंड लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, अगर हार क्या था। अगर हार क्या था? भूमि को अनुदान, शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान, या ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, या सैन्य अधिकारी को भूमि अनुदान। इसका सही आंसर है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान। इस जो भूमि पर जो है ना कर नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था। क्या है? इस भूमि पे टैक्स नहीं लगता था। लगता था। देखिए, अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है ना मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। अब इसका ऑप्शन देखिए, अशोक है, बिंदुसार है, बिंबिसार है और चंद्रगुप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार क्या है? मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त है। पहला शासक क्या है? चंद्रगुप्त है। दूसरा शासक बिंदुसार है और तीसरा शासक क्या है? अशोक है। और मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंबिसार जो है ना हर्यक वंश का स्थापना किया था। हर्यक वंश का स्थापना किया था। ये जो है ना महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। महात्मा बुद्ध के ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महाबलीपुरम के 7 शिवालयों में से एक सौर मंदिर का निर्माण कराया था। जो है ना 7 शिवालयों में से एक सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन देखते हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, सिम विष्णु या नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसका सही आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसमें से देखिए 7 शिवालय में से एक तो बचा हुआ है, लेकिन 6 शिवालयों का शिवालयों का नष्ट हो गया है। इसमें से 6 शिवालयों का क्या हो गया है? नष्ट हो गया। मात्र एक शिवालय जो है बचा हुआ है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक शासक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये देखिएगा, क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। इसमें से बोला है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है, किसके संबंध में? इंडो यूनानी शासक के संदर्भ में। अब देखते हैं ऑप्शन। शक और कुषाण ने लिपि, भाषा, धर्म जैसे संस्कृति तत्वों को अपनाया। ये सत्य बात है। क्या है? ये सत्य बात है। दूसरा है, सिक्के जो है इंडो यूनानी शासक के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। ये भी सत्य बात है। जो है ना पहले तो था कि पहले के शासक था, मौर्य वंश हो गया, गुप्त काल के हो गया, ये सब जो है ना अभिलेख का निर्माण करते थे, शिलालेख के निर्माण करते थे। उस समय में सिक्का उतना प्रचलन नहीं था, लेकिन इंडो ग्रीक जो है ना शासक सब है, ये सिक्कों का बहुत अधिक प्रचलन में था। तो इसलिए जो है ना ये सत्य बात है। यूनानियों ने भारत में हेलेनिटिक्स कला की विशेषता पेश की। ये भी सत्य बात है। अब बच गया एक ही, तो ये असत्य हो जाएगा। ये तो गलत कथन। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। देख लेते, यूनानी भारत पर आक्रमण करने वाले और यहाँ संयुक्त शासन स्थापित करने वाले पहले बाहरी लोग थे। ये गलत बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अलवार और नैनार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। अलवार
वे लोग थे जो भगवान शिव के शिष्य थे। जो अलवार जो है किसके शिष्य थे? भगवान शिव के शिष्य थे। ये कथन जो है ना गलत है। ये जो है ना कथन गलत है। किसके शिष्य थे? तो विष्णु के शिष्य थे। विष्णु के शिष्य थे। ये विष्णु के शिष्य थे। अब दूसरा है नैनार वे लोग थे जो स्वयं को भगवान विष्णु के अनुयायी बताते थे। ये भी गलत बात है। ये किसके शिष्य थे? शिव के शिष्य थे। शिव के शिष्य थे। अब देखिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे और शिव या विष्णु के नाम पर संस्कृत में भक्ति गाते थे। ये भी गलत बात है। ये संस्कृत में ना कर करके ये तमिल में करते थे। किस में करते थे? तमिल में। किसमें गीत या भक्ति गाते थे? तो तमिल में गाते थे। अब देखिए उन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी। ये सत्य बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये जो है ना अलवार और नैनार जो है जाति व्यवस्था को बहुत अधिक चुनौती दिया उस समय में, बहुत अधिक। देखिए इसमें अलवार किससे संबंधित है? विष्णु से। नैनार किससे संबंधित है? शिव से। और जो है ना अलवार और नैनार थे दोनों ने क्या घूम घूम करके किस भाषा में भक्ति या गीत गाते थे? तो तमिल में। संस्कृत में नहीं गाते थे, तमिल में गाते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी भले ही मर जाए लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा? अब बताइए। ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1928 ईस्वी, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी, कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में कहा था। अब देखिए अभी भी देखिए महात्मा गांधी तो चले गए हैं लेकिन हम लोग सत्य अहिंसा की बात करते हैं। इसीलिए उस समय में बोले थे गांधी जी कि गांधी भले ही मर जाए लेकिन क्या गांधीवाद हमेशा रहेगा। आज भी हम लोग उसका पालन करते हैं, गांधीवाद का पालन करते हैं। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर सबको बोलते हैं कि भाई चलो, खुद ही नहीं सबको बोलते हैं कि भाई तुम भी चलो वो भी चले। इसीलिए उस समय में गांधी बोले थे गांधी भले ही मर जाए लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरे जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। सत्याग्रह की मांग क्या था? जो सत्याग्रह किया गया कब? 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा में किया था। उस सत्याग्रह का मांग क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं भाई। देखिए ऑप्शन में बेहतर गुण वाले बीज, या सिंचाई सुविधा में सुधार, या राजस्व संग्रह में छूट, या एक स्वास्थ्य केंद्र। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? इसका सही आंसर है राजस्व संग्रह में छूट। अब देखिए आप खेती करिएगा, खेती किसानी करिएगा, अगर मान लीजिए हम लोग लगाते हैं 5 रुपया, है ना, 5 रुपया लगाए भाई, उसमें लगा, और जो है ना टैक्स 1 रुपया दिए, टैक्स 1 रुपया दिए, हम बेच दिए 6.5 रुपया में, तो क्या हमको प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तो भाई ये 1 रुपया न करके ये क्या कर दे? 25 पैसा कर दे, है ना, 25 पैसा कर दे। तो ये कितना हो जाएगा? ये जो है प्रॉफिट हमारा कितना बढ़ जाएगा? ये तो 5.25 हो जाएगा, 5.25 हुआ ना, तो हमको प्रॉफिट कितना का हो जाएगा? 1.25 रुपया का हो जाएगा, 25 पैसा का प्रॉफिट अधिक हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अब देखिए 1917 में ही बिहार के
चंपारण में, बिहार के चंपारण में एक सत्याग्रह किया गया था। बिहार के चंपारण में एक सत्याग्रह किया गया था जिसका नाम क्या था? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। किस लिए किया गया था? तो नील की खेती के लिए किया गया था। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व संग्रह में छूट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में चैत्यवासी संप्रदाय का संबंध है। ऑप्शन है बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से या शैव धर्म से। कौन से धर्म से जो है ना चैत्यवासी संप्रदाय का संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। अब देखिए जैन धर्म की स्थापना जो है, जैन धर्म की स्थापना जो है ऋषभ देव के द्वारा किया गया था। ऋषभ देव के द्वारा किया गया था। ऋषभ देव के द्वारा स्थापना किया गया था जैन धर्म का। इसके वास्तविक संस्थापक जो था, इसके वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर थे। अब इसका अन्य बिंदु भी देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें से 2 संप्रदाय निकला। पहला था श्वेतांबर, जो है ना श्वेत वस्त्र पहनता था। श्वेत वस्त्र पहनते थे। अब देखिए अब दिगंबर है, ये नग्न रहते थे। अब देखिए श्वेतांबर जो है ना, इनका मानना था कि जो है ना हमारा वस्त्र कोई वस्त्र ही होना चाहिए। जैसे कोई भी कपड़ा होता है वो वस्त्र होना चाहिए। और दिगंबर का मानना था कि भाई दिग का अर्थ क्या होता है? आकाश। अंबर का अर्थ होता है पोशाक या वस्त्र। जिसका पोशाक जो है आकाश है उसे क्या कहेंगे? दिगंबर। जिसका पोशाक क्या है? आकाश है। जैसे खुला भी पूरा एक क्या है? आकाश है। इनका मानना था कि जो मेरा आकाश है, पूरा वायुमंडल है, वो क्या है? एक वस्त्र के समान है, इसीलिए हम लोग नग्न रहते हैं। इनका मानना था दिगंबर का। इनका मानना था कि जो है ना पोशाक ही हमारा तन बदन ढक सकता है, आकाश नहीं ढक सकता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते थे। याद रखिएगा श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर क्या है? नग्न रहते थे। ये पूछता है। अब आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आंदोलन उदारवादियों की राजनीति पद्धति नहीं है? अब देखिए इनमें से कौन जो है राष्ट्रीय आंदोलन में जो है उदारवादियों की राजनीति पद्धति नहीं है? विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना। अब ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब भाई किसको जरूरत है कि हम अगर इस भारत में आंदोलन कर रहे हैं तो हमको क्या मतलब है अमेरिका के राष्ट्रपति को उखाड़ फेंकना, डोनाल्ड ट्रंप को? कोई से कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी विदेशी राष्ट्रपति है उसे हमको कोई लेना देना नहीं। बस जो भी है भारत के शासक को उखाड़ फेंकना रहेगा कि हाँ भाई हमारे ये लिए गलत कर रहा है,
तो उनको क्या है हटा देंगे तो भाई वो कोई दूसरा आएगा तो हमारे लिए सही कर सकता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, संवैधानिक आंदोलन। संविधान के अनुसार जो है ना, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार जो है, संविधान के अनुसार जो है ना आंदोलन करना, संविधान के अनुसार आंदोलन या संविधान के लिए आंदोलन करना, बात एक ही है। धीमी व्यवस्थित राजनीति प्रगति करना, ये भी सत्य बात है। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादियों का एक पद्धति रहता है। अब इसमें है जनमत जुटाना। जनमत जुटाना मतलब लोग को जुटाना, लोगों को जुटाना, लोगों को जुटाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना। विदेशी शासक से हमको क्या मतलब है भाई, रहते इंडिया में तो हमको विदेशी शासक से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं रहता। अब आगे है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। अब ऑप्शन है 1923, 1933, 1922, 1932। बताइए कौन सी ऑप्शन होगा। पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया, तो पूना समझौता पर जो है 1932 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था। ये जो है गांधी जी, गांधी और अंबेडकर, अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ था जिसे क्या कहा जाता है, पूना समझौता। भाई किस लिए हुआ था, तो अंबेडकर जी थे जो दलित समाज के नेता थे, दलित समाज के। ये अंबेडकर जी का जो है ना मत था कि दलित समाज को समानता का अधिकार प्राप्त हो, समानता का अधिकार प्राप्त हो। इसके साथ आरक्षण का प्रावधान हो, ताकि क्या है आरक्षण और समानता दोनों का अधिकार चाहिए था, क्योंकि जो है ना दलित समाज ऊपर आ सके। ये किनका मानना था, अंबेडकर जी का। इसलिए जो है ना भारत में एक पूना समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में अभिनव भारत था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में अभिनव भारत क्या था, देखते हैं। क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज या चरमपंथियों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, मध्य भारत का एक आदिवासी आंदोलन या उदारवादियों द्वारा परिकल्पित स्वराज की अवधारणा। इसका सही आंसर है क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज। अभिनव भारत एक क्रांतिकारियों का गुप्त समाज था। ये जो है ना, ये जो है अभिनव भारत का निर्माण जो है ना बीडी सावरकर, बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1904 ईस्वी में जो है ना अभिनव भारत का निर्माण किया गया था। क्या था, एक क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज था। इसका निर्माण किसने किया था, बीडी सावरकर ने किया था। कब किया था, तो 1904 ईस्वी में किया था। चलिए आप आगे देखते हैं। अब आगे है निम्नलिखित में से मुगल इतिहास की विशिष्ट विशेषता क्या थी। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, विशेषता बताना है, मुगल इतिहास की विशेषता क्या था। देखिए मुगल सम्राटों द्वारा लिखे गए इतिहास साम्राज्य उनके द्वारा उनके दरबार के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
जैसे मुगल सम्राटों के द्वारा लिखा गया, जैसे बाबर के द्वारा बाबरनामा लिखा गया। हुमायूं के जो दरबार में उनकी बहन रहती थी गुलबदन बेगम, उन्होंने एक हुमायूं नामा लिखा। अब हुमायूं के बारे में सारा की सारा जानकारी हुमायूं नामा में है। अकबर के दरबार में रहते थे अबू फजल, उनका एक लिखित पुस्तक का नाम है, उनकी एक पुस्तक का नाम है उनके एक पुस्तक का नाम है अकबरनामा। किसके द्वारा लिखा गया था? अबू फजल के द्वारा लिखा गया था। तो ये सब है ना मुगल इतिहास के बारे में बताता है और उसकी विशेषता के बारे में भी बताता है। एक महत्वपूर्ण स्रोत है किसके लिए? जो है ना मुगल इतिहास के जो है ना लिखने वाले जो लिखे थे पुस्तक, वो सब है। मुगल इतिहास शासक के जीवनी उनके परिवार और कुलीन युद्धों और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित घटनाओं पर केंद्रित था। ये भी सत्य बात है। ये इतिहास फारसी में लिखे गए, ये भी सत्य बात है। तो इनमें ऊपर के सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राजनीति सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने क्या है राजनीति सुधार के लिए जो है ना एक आंदोलन शुरू किया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने मणिमंगलम के युद्ध में जो है चालुक्य के पुलकेशिन द्वितीय को हराया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय या सिम विष्णु? इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है ना पुलकेशिन द्वितीय को हराया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में प्रसिद्ध सुरक्षा वाल्लभ सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है ना किसने किया? तो ए ओ हुयूम के द्वारा कब किया गया था? 1885 में किया गया था। एओ हुयूम के द्वारा कब किया गया था? तो 1885 ईस्वी में किया गया था। जो है ना प्रसिद्ध सुरक्षा वाल्लभ सिद्धांत किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से संबंधित है। इसका स्थापना कौन किया था? एओ हुयूम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1885 ईस्वी में किया गया था। अब आगे देखते हैं। मुगल दरबार के कौन से इतिवृत्त और दस्तावेज 16वीं और 17वीं शताब्दी के आरंभिक कृषि इतिहास के लिए प्रमुख स्रोत है? अब देखिए आईएन अकबरी है। क्या है? आईएन अकबरी। जो है अकबरनामा के तीसरा भाग है। अकबरनामा के तीसरा और अंतिम भाग है। तीसरा और अंतिम भाग है। अकबरनामा का रचना किसने किया था? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा का रचना किया गया था।
चलिए आगे देखते हैं। अब है मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी डॉट डॉट के दौरान महात्मा गांधी बने। अब कब महात्मा जो है ना, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी कब बने, वही चीज बताना है। रॉलेट 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 सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह या 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में या खिलाफत आंदोलन में, कौन से में बने, तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है ना महात्मा गांधी बने। रविंद्रनाथ टैगोर ने टैगोर ने जो है ना चंपारण सत्याग्रह में जो अपना मुख्य भूमिका निभाया था, लीडरशिप किया था, लीडर बने थे, उसके लिए जो है ना, उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है निम्नलिखित नेताओं में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। आप देखिए कौन से लोग हैं जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, कहां पे, तो संविधान सभा में। अब बताइए, ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने जो है नेहरू ने जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया, पेश किया। और 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से जो है ना संविधान सभा में पारित कर दिया गया। किसे, उद्देश्य प्रस्ताव को। उद्देश्य प्रस्ताव का नाम ही प्रस्तावना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा करने वाला ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कौन था। मेजर हडसन, जॉन निकोलसन, सर कॉलिन कैंपबेल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, जॉन निकोलसन, जो क्या है 1857 के क्रांति के दौरान क्या दिल्ली पर कब्जा किया था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। पहला शहीद किसे माना जाता है, पहला शहीद मंगल पांडे को माना जाता है। किसे माना जाता है, मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी ने भारत में पहले अपना कारखाना कहां पर स्थापित किया था। पहला जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, पहला कारखाना अपना कहां पर स्थापित किया था, तो जो है सूरत में स्थापित किया था। सूरत में किया था। कब किया था, 1667 में। दूसरा मसूलीपट्टनम में किया था। दूसरा जो है मसूलीपट्टनम में कहां पर किया, कब किया था, 1668 में। पहला सूरत में किया, कब किया, तो 67 में। मसूलीपट्टनम में दूसरा किया था, कब किया, तो 1668 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे,
या जवाहरलाल नेहरू थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या सरदार पटेल थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आप बताइए संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 6 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को। इसका प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका जो ये स्थापना हुआ था, इस समय में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो है ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी तौर पर किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब संविधान सभा के गठन कब किया गया? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ, प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। अब अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौता किया। इस गांधी इरविन समझौता के द्वारा गांधी जी ने सहमति व्यक्त की। ऐसी कौन सी सहमति व्यक्त की वो बताना है आपको। गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, या विश्व युद्ध में भाग लेना, या दलित वर्ग के उम्मीदवारों को संयुक्त निर्वाचित मंडल द्वारा निर्वाचित करने पर सहमति हुई, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित की कि अवध में कुशासन हो रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसका मानना था कि अवध में कुशासन हो रहा है, शासन बढ़िया से नहीं चलाया जा रहा है, जुर्म ढाया जा रहा है? कहाँ पे? तो अवध में। इसलिए जो है उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए जो है ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। ये किसने कहा था या किसने घोषणा किया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने बोला था। लॉर्ड डलहौजी ने बोला था कि जो है ना अवध में सही से शासन नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए जो है ना ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है वहां पे। ऐसा किसने बोला? लॉर्ड डलहौजी ने। अब अवध पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने डॉट को निरस्त कर दिया और उसके सभी किलों को नष्ट कर दिया। अब देखिए तालुकदार था अवध में, उसका जो है क्या किया? निरस्त कर दिया, उसको हरा दिया। हराने के बाद जो है ना उसके किलों को नष्ट कर दिया। जो अवध में एक तालुकदार था, तालुकदार को क्या किया? तालुकदार को जो निरस्त कर दिया, मतलब कि उसको हरा दिया। हराने के बाद है ना उसका जो भी किला था उसको नष्ट कर दिया। नष्ट किसने किया? तो अंग्रेजों ने किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह को
विधवाओं को पुनः विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन है 1858, 1855, 1856, 1854। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1856। 1856 किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने जो है इस अधिनियम को पारित किया था। इससे पहले जो है ना कोई भी विधवा होता था उसका विवाह नहीं होता था, या तो उसको मार दिया जाता था या तो जिंदगी भर वैसे ही रह जाती थी। इसीलिए जो है ना हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम लाया गया। इसमें बताया गया कि जो है ना महिला एक शादी होने के बाद भी ना दूसरी शादी कर सकती है या उसको मारा नहीं जाएगा। जैसे कोई महिला जो है वो बहुत जल्दी विधवा हो गई है, उसे मार दिया जाता था, पति के साथ ही जला दिया जाता था। इसलिए जो है ना लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1856 में जो है ना हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम लाया था। मृतकों के पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल का नाम क्या था? देखिए, मृतकों के पर्वत या मृतकों के टीला, मृतकों के पर्वत या मृतकों के टीला एक ही बात है कि अब नाम से प्रसिद्ध है। अब बता दीजिएगा कि कौन है। मृतकों के टीला के नाम से कौन जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है कब की गई? 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? राखलदास बनर्जी के द्वारा। किस नदी के किनारे किया गया था? तो सिंधु नदी के किनारे किया गया था। अब है 16 ज्ञात महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? 16 महाजनपद उसमें से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मगध था। मगध ने ही क्या है 16 महाजनपद पर राज किया था। अब देखिए, इसमें से कुछ फैक्ट जान लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। मगध पे जो है शासन करने वाला पहला वंश जो है ना हर्यक वंश था। हर्यक वंश का जो है ना स्थापना कौन किया था? बिंबिसार। और बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु का पुत्र उदयन। इसे ही पितृहंता राजवंश कहा जाता है। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश, क्योंकि ये एक दूसरे के पिता की हत्या करके जो है ना गद्दी पे बैठ जाते थे। बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु के द्वारा किया गया और अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ। उदयन ने जो है ना अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी पे बैठ गया। इसीलिए है इसे पितृहंता राजवंश कहा जाता है। आगे है प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का नाम क्या है वो बताना है। अब देखिए, प्रभावती गुप्त, रुद्रमा देवी, प्रभावती गुप्त या लोपामुद्रा, इनमें से कौन है बताइए। इसमें से सही आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री है। अब आगे है, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया?
1988 है, 1990 है, 1989 है और 1987। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1989। 1989 में जो है सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। अब बताइए स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? बताइए, बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और सांची का स्तूप जो है कहां पे है? सांची का स्तूप कहां पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। रायसेन जिला में, रायसेन जिला। इसका निर्माण जो सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक द्वारा किया गया था। लोगों का मानना है या इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने जो है 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था। चलिए अगला देखते हैं। 50 हो गया। तो चलिए ये लेक्चर खत्म हुआ। ऐसे ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो को जो है ना आप और भी स्टूडेंट के पास पहुंचाइए, ताकि और भी लोग जो है ना मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर सके, प्रैक्टिस कर सके, ताकि एग्जाम में जो है ना बढ़िया से तोड़ करके आए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है अपना नामांकन करवा सके। धन्यवाद।